नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए डिक्टेशन लेकर आए हैं। विधानसभा रिपोर्टर डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रमाण की महत्ता की ओर उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार कड़ी हाथों में सौंपा है। पैरा। हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसीलिए केंद्र सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है। जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि यहाँ जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है केवल उसी को वहाँ पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप यह मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों की अवहेलना की गई है और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी लोग खेती की समस्या के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। आज़ादी से पहले हम करोड़ों रुपए का अनाज देश के बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अन्न की बहुत कमी हो गई है। जब पहली लड़ाई हुई थी उस समय अन्न काफ़ी सस्ता था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अनाज काफ़ी महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाज़ारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं काफ़ी महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में यह हालत क्यों पैदा हुई। पैरा। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला बनाया, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने उद्योग धंधों पर काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई और इसका परिणाम यह हुआ कि हमें जितने अनाज की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मांगना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको दूसरे से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। पैरा। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी
और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष भी हमारे देश में काफ़ी गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंधी और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतज़ाम हो, बीज का इंतज़ाम हो, खाद का इंतज़ाम हो और लोगों को कर्ज मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सकें। ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी और किसान सुखी रह सकेगा। पैरा। सभापति महोदय, मैंने रेल मंत्री जी को पत्र भेजा था परंतु जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा डाक खाने वालों की गलती होगी। इसके बाद मैंने यहाँ स्वयं उन्हें पत्र दिया और उस पर भी कुछ विचार नहीं किया गया। मैंने समझा कि शायद यह इसलिए हुआ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती है, किंतु मुझे आज पता चला है कि रेल मंत्री की यह परंपरा है कि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाए। पैरा। सभापति महोदय, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के जिस पहाड़ी क्षेत्र से मैं आया हूँ वहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती, किंतु वहाँ से लाखों की संख्या में यात्री सुर करते हैं। खेद है कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों से हर साल लाखों संख्या की यात्रा में तीर्थयात्री यहाँ के धार्मिक स्थानों को जाते हैं, किंतु उनको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के यात्रियों के लिए भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस प्रकार की अन्य पहाड़ी स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को प्राप्त होती है। पैरा। दूसरा निवेदन यह है कि उस समय जब यात्री पहाड़ों में घूमने जाते हैं रेलों की संख्या अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। मैं हर सप्ताह देहरादून जाता हूँ। मुझे तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बड़ी दया आती है, किंतु बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह से 100-200 आदमी एक डिब्बे में भर जाते हैं और उनकी मुख्य सुविधाओं को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में प्रतिदिन जनता गाड़ी अधिक चलाई जाए। जो गाड़ियां अभी वहां जाती है उनके डिब्बे की संख्या बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि रेलवे के नौकरियों में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या अन्य पहाड़ी स्थानों के हों, कोई स्थान नहीं दिया जाता है। रोजगार दफ्तरों से उनके नाम भेजे नहीं जाते हैं और उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। यदि कोई सूचना दी भी जाती है जबकि वे स्थान भर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रेलवे सेवा में स्थान मिलना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। पैरा। सभापति महोदय, आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो प्रथा है वह बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले जो राजा थे वे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है देश में नया अनुशासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। आजकल लोगों में एक हीनता की भावना आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है कि लोगों में एक नया बल, एक नया जोश और एक नया अनुशासन पैदा हो। पैरा। आज भी हम सुनते हैं कि गांवों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। हरिजनों पर जो हमले होते हैं उनका मुकाबला वह लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको राइफल चलाने का ज्ञान नहीं है। आज शांतिपूर्ण हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आज हम 20 करोड़ रुपए अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बजाय अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफल का प्रशिक्षण लिए हुए हो तो मैं समझता हूँ कि इतना पैसा देश के विकास के काम में खर्च हो सकता है। लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। पहले जो इस देश के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी राइफल ले ली
उन्होंने उसको चलाने का प्रशिक्षण ले लिया, यह समझकर कि यह काम किसी खास जाति का है। मेरा विचार है कि आज देश के 56 करोड़ लोग अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और नई शक्ति पैदा करें। इसके लिए यह राइफल प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जब यह अनिवार्य होगा तभी लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और एक नई चेतना पैदा होगी। इससे लोगों में आत्महीनता की भावना मिट जाएगी और वह समझेंगे कि देश की रक्षा करने की ताकत हम में भी है। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की विधानसभा रिपोर्टर की डिक्टेशन, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।